साहित्य और संस्कृति का अद्भुत संगम महाकौशल की धरा पर बिखरा हुआ है। मां नर्मदा ने अपने आंचल में शहर को समेटा हुआ है। हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं आपके विषयों पर चर्चा करने के लिए। चूंकि इस कार्यक्रम में हम संस्कार धानी की तो बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की उम्मीद होती है बतौर जिस तरह से हमारा अखबार, हमारा टीवी प्रदेश के संदर्भ में भी चर्चा करता है, तो हम यहाँ पर क्रमशः 2 श्रृंखलाएं रखे हुए हैं। प्रथम श्रृंखला में चूंकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी मौजूद हैं, उनकी व्यस्तताएं हैं, तो उनके साथ प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी एक सार्थक संवाद करेंगे। जिस दिशा में मध्य प्रदेश की सियासत आगे बढ़ रही है उस दिशा में चर्चा होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास की राह पर ले जाया जा सकता है उस पर चर्चा होगी। और उसके ठीक बाद एक छोटा सा संवाद हमारे स्थानीय प्रतिनिधि महापौर जगत बहादुर अन्नू जी और विधायक विनय सक्सेना जी के साथ होगा, जिसमें एक जनसंवाद होगा। जनता भी उनको ये कह सकती है, बता सकती है कि उनकी जबलपुर के लिए क्या उम्मीद है। तो कार्यक्रम जो है अगले चरण में हम शुरू करने जा रहे हैं सार्थक संवाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के साथ प्रधान संपादक हिमांशु जी का। तब तक के मैं आमंत्रित करता हूं महापौर अन्नू जी और विनय सक्सेना जी को। देखिए, आपसे निवेदन है कि महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मत बैठिए, तालियों से खुलकर स्वागत कीजिए। तो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिभूमि INH 24/7 आज जेम्स ऑफ जबलपुर कार्यक्रम करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनसंवाद, सार्थक संवाद और सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तियों को कला और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित आज किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम उपस्थित हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में हरिभूमि INH 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी बिना किसी औपचारिकता के मौजूद हैं। हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हेलो हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय गिरीश गौतम जी मौजूद हैं। गिरीश गौतम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो गिरीश गौतम जी की गरिमा मैं इस नाते से नहीं है कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बल्कि गिरीश गौतम जी की सराहना और पहचान इस बात के लिए रही है कि उन्होंने 5 दशक का अपना सार्वजनिक जीवन जनता के लिए, जनता के बीच में बिताया है। एक लंबी यात्रा उनकी रही है। 2003 में मध्य प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे शीश निवास तिवारी जी को शिकस्त देकर वह पहली बार विधायक बने। जनता ने जो पहली बार उन पर भरोसा जताया वो भरोसा लगातार जारी रहा। 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लगातार जीतने का कीर्तिमान गिरीश गौतम जी के साथ में है। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से गिरीश गौतम जी का अभिनंदन करें। तो गिरीश गौतम जी, आपसे बातचीत की जो शुरुआत करना चाहते हैं वो इसी संदर्भ में करना चाहते हैं कि आपने तो छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। आज जब आप अपने जीवन के 7 दशक पूरे कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन के तकरीबन 5 दशक पूरे करने जा रहे हैं, तो पीछे पलटकर देखते हैं तो कितनी संतुष्टि असंतुष्टि आपको इस बात को लेकर है कि आप जीवन में बहुत कुछ बन सकते थे पर आप एक राजनेता बने। तो इस बात का कोई मलाल है या इस बात की संतुष्टि है कि मैं जो बना ठीक बना? भाई साहब, मनुष्य के जीवन में 3 स्टेज है। जब कोई आदमी समाज के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में काम करता है तो बार बार 3 विचार उसके मन में आते हैं। एक उसके मन में होता है रिग्रेट दी पास्ट, आप समझिए, पिछले का पश्चाताप। जी बिल्कुल। हमने कुछ नहीं मिला हमको या ये हुआ, रिग्रेट दी पास्ट, उसका सेंस ये है कि हम पिछले का पश्चात। दूसरा प्रेजेंट का टेंशन, प्रेजेंट टेंशन, वर्तमान का एक तनाव जी, और एक फ्यूचर फियर है जी, भविष्य का भय जी, फ्यूचर फियर है। इन 3 चीजों से जो मुक्त हो जाए, तीनों चीजों से मुक्त होकर के जो राजनीति करता है समाज के क्षेत्र में शायद ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, मेरी मानता ये। और मैंने इसी बात का प्रयास किया कि अपने जीवन में जो हम काम कर रहे हैं, हमको मिला या नहीं मिला इसका पश्चाताप नहीं करना।
वर्तमान में किसी तरह का तनाव नहीं करना। हम जो कर रहे हैं ऐसा मन के कि हम ठीक कर रहे हैं। जी हमारे अंतरात्मा से हमको देखना कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको विचार स्वयं को करना और भविष्य को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। भविष्य के लिए भविष्य को ही छोड़ देना। जी ये तीनों चीजें साथ में रहेंगी तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है। तो कुल मिला के आप संतुष्ट हैं इस बात से लेकर के मैं जिस क्षेत्र में आया ठीक आया? नहीं, कई बार एक्सीडेंटल होता है, जी कई बार बाई चांस होता है और कई बार स्वयं के निर्णय के आधार पर होता है। तो सेल्फ जजमेंट से मैं आया हूं, जी इसलिए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं कोई पश्चाताप का भाव हो। तो कोई पश्चाताप आपको नहीं है, लेकिन जब आपकी राजनीति को देखते हैं तो आपके संदर्भ में ये उल्लेखित किया जाता है कि आप विंध्य क्षेत्र के आखिरी वामपंथी नेता थे। आपने अपनी शुरुआती जीवन के अंतर्गत वामपंथ के संदर्भ में दृष्टिकोण के साथ में की। आज आप एक घोर दक्षिणपंथी जिस पार्टी को माना जाता है उसके कद्दावर नेता हैं। तो ये जो आपकी यात्रा है वामपंथ से शुरू होकर दक्षिणपंथ की ओर, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। नहीं, क्या आपको आने वाले समय में लगा, अतीत में लगा, जिसके चलते आपको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बना? कोई भी राजनीतिक दल समाज के लिए ही काम करता है। कोई भी, मैं जब कोई शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो कोई भी राजनीतिक दल होगा वो समाज के लिए या जन कल्याण का ही काम करने का प्रयास करेगा। नीति उसकी वही होगी, सिद्धांत उसका वही होगा। क्रियान्वयन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यदि वामपंथ का भी आंदोलन है तो वो इसी बात के लिए कि गरीबों का उत्थान हो। जी भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल की इसी बात पर थ्योरी भी है जी कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान हम कैसे कर सकते हैं। तो वो जो अंत्योदय का जो उनका विचार है वो उसी तरह का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल दलों का फर्क है। जी और जैसा मैं मानता हूं और जिसके कारण ये परिवर्तन करने का जो अवसर मिला जी वो शायद एक वो भी कारण था कि कई बार मैं वहां भी कहा करता था कि हम राजनीति को केवल रोटी कपड़ा मकान से जोड़ करके नहीं देखें। एक मनुष्य का अंतर्मन भी है जी एक उसका धार्मिक भाव भी है, एक वो जो भारत के भीतर पैदा होता है वो आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण पैदा होते ही होता है। वो तो उस दर्शन से पढ़ने वाला व्यक्ति, बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा उसके मन के विचार रहेगा। वामपंथ में ये था कि धर्म को वो एक अफीम की तरह देखते थे। जी एक फिलॉसफी जो आती है कि धर्म अफीम है, हालांकि उनने ये कहा नहीं था, कहा दूसरे संदर्भ में था जी पर भारत की राजनीति से जोड़ करके देखा गया कि धर्म एक अफीम है। तो मैं ऐसा उनको मानता था और मैं ऐसा कहता भी था कि दोनों चीज को अलग करना। धर्म एक थ्योरी हो सकती है जी पर धर्म का मर्म एक प्रैक्टिकल है। मैं उदाहरण देता था कि जैसे इलाहाबाद में महाकुंभ होता है, कोई आमंत्रण देता है क्या? कोई आमंत्रण नहीं देता, न कोई किसी को बुलाने जाता, न किसी तरह की कोई व्यवस्था करता। तो कैसे 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोग तक जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। तो महाकुंभ का होना धर्म है जी पर उसमें 20 करोड़ लोगों को पहुंचना ये धर्म का मर्म है जिसको वो समझ नहीं पाए। इसी कारण वो राजनीति पूरे देश के भीतर पिट गई उनकी और उसको समझना पड़ेगा। धर्म के मर्म को हर हालत में समझना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा किसी आदमी को जरा आप देखो, यदि उसको रोटी और कपड़ा मकान की आवश्यकता है, जेल में आप उसको रख सकते हो क्या? सारी चीजों तीनों चीज सुविधा मिलती, क्यों बाहर के लिए छटपटाता है? वो छटपटा इसीलिए कि वो एक आंतरिक अंतरात्मा की स्वतंत्रता चाहता है। वो जो बंद कमरे में तो केवल किसी की संतुष्टि रोटी कपड़ा मकान से नहीं हो सकती है। बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। हम पूरी सियासत के दृष्टिकोण को अगर देखें तो बात यही की जाती है कि हम रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पर गिरीश गौतम जी का अनुभव यह बता रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान तो जेल में भी मिल जाता है, तो क्या हम जेल में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो एक व्यापक दृष्टिकोण है। तो आपसे आप जानना यह है कि आपने वामपंथ क्यों पिट गया ये तो बता दिया, पर एक और राजनीतिक दल जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तकरीबन 137 साल की यात्रा है, आपके देखते देखते वह भी कुछ सिकुड़ता हुआ था महसूस हुआ। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर कोई सोच, कोई दृष्टिकोण आपका? नहीं, खुला दृष्टिकोण है जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कोई बात कहता है, हर नजरियों को धर्मनिरपेक्षता के नजरिए से नहीं देखना। एक तो ये काम नहीं करना जी। और शायद वो यही कर रहे हैं। यदि हम ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप को महान कहो, अकबर को महान न कहो, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं।
हम ये कहते हैं कि औरंगजेब को हम महान मानने को तैयार नहीं हैं, हम शिवाजी को महान मानते हैं, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। और ये यदि भाव किसी के भीतर है तो इस देश की राजनीति में अब ये धर्म के क्षेत्र में भी जागृत होते हुए समाज को ज्यादा दिन तक बरगलाया नहीं जा सकता है, मैं ऐसा मानता हूं। और शायद वो यही करते रहे, इसलिए इसके कारण उनके पिटने के अवसर आए हैं। और दूसरी बात यह है कि राजनीति में आप जो आजादी के बाद से, आजादी के पहले को एक ही उद्देश्य था सबका कि देश से अंग्रेजों को जाना चाहिए, देश को आजादी मिले। एक उद्देश्य सारे राजनीतिक दल को, राजनीतिक विचार को, काम करने वालों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सबका एक विचार था कि देश से अंग्रेज जाए। जाने के बाद जब स्वयं की राजनीति शुरू हुई तो स्वयं की राजनीति शुरू होने की तरह दो तरह से हुई। एक मतदाता सकारात्मक रूप से विचार करता था, पूरा सकारात्मक था, पॉजिटिविटी के साथ वो वोट करता था। और इसीलिए कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है, कोई दूसरा सामने टिक नहीं पाया। पर आखिरकार कोई चीज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, ये ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि ज्यादा दिन तक वो चलती नहीं, कहीं ना कहीं उसमें खरोच आती है, चोट आती है, टूटता है, फूटता है। और वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा कि जो बरा वो बुझाना, जो बरेगा वो बुझेगा, वो खत्म होगा। अब उसके बाद एक अवसर ऐसा आया कि सकारात्मकता से नकारात्मकता की तरफ राजनीति जाने लगी। तो आप पूरे राजनीति का यदि चक्र उठा करके देखो सारे वोट का, तो कई बार सकारात्मक वोट पड़ा है और कई बार नकारात्मक वोट पड़ा है। 77 क्या है, 80 क्या है, फिर 84 85 क्या है, एक सहानुभूति की लहर थी। 89 क्या है, निगेटिविटी है। फिर 93 क्या है, फिर निगेटिविटी है। फिर ये जो अटल जी आए तो क्या है ये, फिर 2004 आए तो क्या है ये। अब ये दो बार, अभी वर्तमान में दो बार मैं मेरी जो मान्यता है, दो बार पॉजिटिव तौर पर मतदाता ने विचार किया है, 2009 में और 2019 में। 2009 में जब कांग्रेस ने रिपीट किया तो 2004 से 9 का काम देख करके जनता ने वोट किया। उसी तरह से जब माननीय मोदी जी 2014 से 19 तक आए तो इस बार पॉजिटिव वोट पड़ गया। पर इस राजनीति के भीतर दोनों तरह के वोट है, सकारात्मक भी वोट है। कई बार होता है कि लोगों के मन में आ जाता है कि इनको हटाना, फिर वो विचार नहीं करता कि हमको किसको देना, केवल उसका एक उद्देश्य रहता है कि हमको इनको हटाना। तो नकारात्मकता के आधार पर वोट पड़ने पर भी कई बार पार्टियां हार जाती हैं, सत्ता से बाहर हो जाती, ऐसा इस राजनीति के भीतर है। देखिए, क्या कांग्रेस के संदर्भ में आप केवल इस दृष्टिकोण को जिम्मेदार मानते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, तुष्टीकरण के संदर्भ में या सांप्रदायिक के संदर्भ में इस विचार के साथ रही इसलिए सिमट गई, या इसके अलावा और भी कोई पहलू आपको लगता है जिसके चलते कांग्रेस आपको परेशानी में घिरी हुई दिखाई देती है? उसके दो कारण हैं जी। अब एक राजनीति होने के कारण मैं आपसे कह रहा हूं जी, बड़े मुश्किल से एक परिवार से निकल करके पद आया जी, पद आ गया, और जैसे उनको पद मिला और जब वो आपका हिमाचल में चुनाव हुआ और जो मुख्यमंत्री का जिनको नॉमिनेट किया गया जी, उनका पहला भाषण यदि आप सुनिए तो खड़गे जी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। धन्यवाद सोनिया जी को किया, धन्यवाद राहुल जी को किया, धन्यवाद प्रियंका को दिया, अध्यक्ष उनके खड़गे जी हैं, और धन्यवाद जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये परिवार से बाहर निकाल करके हमको अध्यक्ष बना है। तो उनके सामने पार्टी गौण है, उनके सामने वो व्यक्ति हैं, वो जो परिवार का है उस परिवार के व्यक्ति गौण होने के कारण इसलिए खड़गे का नाम नहीं लिया। जरा आप उठा कर देखना, उनका कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, उनको धन्यवाद नहीं किया। अरे भाई आपके अध्यक्ष है तो धन्यवाद तो करो उनको। तो ये जो सोच है, ये सोच भी कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं इसका भी योगदान है। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा के संदर्भ में भी ये खतरा पैदा हो रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सामूहिकता के लिए, संगठन के सर्वोपरि होने के लिए जानी जाती थी, वह भी व्यक्तिपरक हो चली है। अब पूरी निर्भरता नरेंद्र मोदी के नाम पर है, ज्यादा बात आ जाए तो अमित शाह जी के काम पर है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये खतरा भाजपा के संदर्भ में पैदा हो रहा है? और आपने थोड़ी देर पहले टिप्पणी की थी, जो उठता है वो नीचे गिरता ही है, ये प्रकृति का नियम है। क्या ये टिप्पणी आपकी भाजपा के संदर्भ में भी? नहीं, मैं ये यूनिवर्सल टिप्पणी कर रहा हूं जी, भाजपा और कांग्रेस के बारे में नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये जो ध्रुव सत्य है, जो सत्य है, उस सत्य का वर्णन कर रहा हूं जी। और मैं दोनों में डिफरेंशिएट करता हूं जी, आप समझना बात को जी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भीतर अभी आप अध्यक्ष किसी को रिपीट होते हुए देखें, एक आध को छोड़ करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोड़ दीजिए जी, और एक ही घर से होते हुए तो देखें, बताइए। और एक जगह तो 50 और 65 साल से एक ही घर है जी,
और यहाँ 50 साल में 40 अध्यक्ष निकल गए, जी, तो कोई रिपीट यहाँ नहीं होता है। अब ये इसको परिवारवाद आप नहीं कह सकते कि कोई विधायक का हटा उसका लड़का हो गया, ये परिवारवाद थोड़ी है। परिवारवाद का मतलब कि जो मुखिया है जी, जहां से संचालन होता है, उस संचालन में जो जिनकी भूमिका उनका क्या है पोजीशन, जी, बाकी तो ठीक है, बाकी कोई कार्यकर्ता है कुछ कर रहा है तो उससे अपन जोड़ के नहीं देखते। और यही परिवर्तन उनमें, इनमें परिवर्तन, खास परिवर्तन यही है कि वहां वो केंद्रित वहां है, यहाँ विकेंद्रीकरण है। थोड़ी और ईमानदार बात करते हैं आपसे। एक पार्टी थी अटल आडवाणी के दौर की, एक पार्टी है मोदी शाह के दौर की। आप तो विवेकवान व्यक्ति हैं, विवेचन तो करते होंगे उस दौर में ये पार्टी क्या थी, आज ये पार्टी क्या है, थोड़ा उस फर्क को जनता के बीच में साझा करेंगे? न, इसमें मोदी अमित शाह का योगदान उस तरह से देखिए ना जी, कोई एक मैं उदाहरण आपको देता हूं, कोई अच्छी गाड़ी आप खड़ा कर दो जी, और ड्राइवर ठीक होगा तो कैसा चलाएगा, बेहतरीन गाड़ी चलाएगा। जी, यहां तक कि कुछ पुरानी गाड़ी भी हो और बेहतर ड्राइवर होगा तो गाड़ी को बेहतर ही चलाएगा। जी, तो इस भूमिका में क्यों नहीं देखते? गाड़ी ये पार्टी का संगठन है, इस संगठन को चलाने के लिए तो कोई अच्छा हाथ मिल गया तो ठीक है, वो और तेज चलेगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। उस भूमिका में देखने की आवश्यकता है। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या देखते हैं आप नरेंद्र मोदी के रूप में? 3 तरह से देख सकते हैं आप जी, एक तो कई बार हम उहापोह में कुछ निर्णय नहीं कर पाते, जी, तो बिना लाग लपेट के निर्णय करने वाला व्यक्तित्व कोई है तो नरेंद्र मोदी है। भविष्य को बिना किसी खतरे को देखते हुए कोई निर्णय करने वाला व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। बिना किसी की चिंता किए हुए कि परिणाम क्या आएगा, यदि उनको ऐसा अच्छा लगता कि देश हित में ये ज्यादा अच्छा है, लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा अच्छा है, तो उसको करने में उसको कोई हिचक नहीं होती। ऐसा कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में अगर गिरीश गौतम जी जो आकलन दे रहा है सदन की सहमति हो तो एक बार जोरदार तालियों से वो सहमति व्यक्त हो। अब तो सब सहमत है, आप देख ही रहे हैं। जी, नहीं, इसीलिए मैंने जानना चाहा कि सदन की राय क्या है ये भी तो पता चले। थोड़ा सा आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में आते हैं। आप कई बार के विधायक हैं, लोग विधायक के बाद में मंत्री के तौर पर उम्मीद करते हैं। आपको हम विधान पुरुष के तौर पर देख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं। आप स्वयं क्या बनना चाहते थे, मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? अब खुद के ख्याल का कुछ मतलब नहीं रखता। हम जिस पार्टी से बंधे हुए हैं, जी, पार्टी जहां फिट करना चाहती है वहां फिट करे और जो जिम्मेदारी दे उसको ईमानदारी से उसका निर्वहन करते जाना, ये भाव अपने मन के भीतर रहना चाहिए। इसी भाव से मैंने कभी कोई इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो मिल गया सो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। पर चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष का पद हो, चाहे सभापति का पद हो या विधानसभा अध्यक्ष का पद हो, समाज की अपेक्षा ये रही कि वह एक तटस्थ भूमिका में दिखाई दे। पर पिछले कुछ समय से इन पदों पर बैठे हुए लोग दलीय निष्ठा से उभरे हुए दिखाई नहीं देते। पार्टी का कितना दबाव महसूस होता है गिरीश गौतम जी को? उसका 2 कारण है, उसको भी समझ लीजिए। जी, बिल्कुल आप ये समझना, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। जी, यदि उस कुर्सी में बैठने के बाद क्या जब अगला चुनाव यदि हम लड़ेंगे, मान लीजिए लड़ना चाहते हैं, जी, तो क्या प्रतिपक्ष के लोग हमारे खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? जी, फिर टिकट की आकांक्षा तो हमको भी किसी दल से होगी, तो हमारा इंक्लिनेशन या हमारा लगाव हमारी मातृ संस्था से होगा ही। और उस कुर्सी में बैठने का मतलब निष्पक्षता का अर्थ ये नहीं होता कि हम पूरी तरह से दल को छोड़ दें। निष्पक्षता का अर्थ यही होता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का कोई जज बैठता है तो परिवार उसका भी है, पर वहां बैठने में निर्णय परिवार का नहीं चलेगा, उसके अंतरात्मा का या कानून कायदे का निर्णय चलेगा। उसी भूमिका में हम अपने को देखते हैं वहां। आप उसी भूमिका में देखते हैं, पर देश के संदर्भ में दृश्य भी तो देखते हैं आप। सत्र लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और जितने दिन के सत्र घोषित होते हैं सरकार चाहती है कि उतने दिन भी ना चले। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की है या किसी अन्य दल की है। देखने में यह आ रहा है कि सरकारें अब सदन का सामना ही नहीं करना चाहती हैं। इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं और इसका दबाव आपके पास भी कितना रहता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा सत्र पूरा हो पाए इसके लिए तलाशना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सत्र था जो घोषित हुई थी जितनी बैठ के उतनी बैठ के हो पाई।
उसको इस दृष्टिकोण से आप देखिए कि अभी 3 अवसर मेरे सामने आए। शिमला में हमारे स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ, पूरे देश के हम सब स्पीकर इकट्ठा थे। इसके बाद गुवाहाटी में हुआ, इसके बाद टोरंटो में हुआ। हमारे ओम बिड़ला जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, हम सब वहां बैठे थे। मेरा ही प्रस्ताव था कि अभी संविधान में विधानसभा की जो लिखित है कि कितने दिन में बुलाया जाना चाहिए, 6 महीने में एक बार है। फिर कितने दिन का बुलाया जाना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है। माने हमारी संवैधानिक बाध्यता 6 महीने में एक बार है, तो 6 महीने में एक दिन के लिए बुला लो, 1 घंटे के बुला लो। फिर ये हमारी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को मतलब हम शीतकालीन करते हैं, वर्षाकालीन करते हैं, ग्रीष्मकालीन करते हैं, बजट करते हैं, जो कुछ करते हैं स्पेशल सत्र बुलाते हैं। हमने वहां प्रस्ताव रखा, शिमला में भी रखा, और सबको चिंता थी, हमारे लोकसभा स्पीकर को भी चिंता थी। हम सब ने वहां प्रस्ताव ये रखा कि इसको भी संवैधानिक बाध्यता से जोड़ा जाए, संविधान के भीतर वर्णन किया जाए इसका। तो क्या क्या करना, लोकसभा को कम से कम मिनिमम साल भर में 120 दिन चलाना, बड़ी विधानसभाओं को 75 से 90 दिन चलाना, उससे मिडिल क्लास की विधानसभा जो है जिनकी संख्या कम हो उनको 65 से 60 दिन, 60 से 65 दिन चलाना। बहुत छोटी जो है, जो 50 की है या 40 की या 30 की है, उनको मिनिमम 25 दिन चलाना, और हर 3 महीने में एक बार बुलाना। ये जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक इस तरह चलता रहेगा। जहां तक समय, मैं यहां भी अपने विधानसभा में जब ये डेट आती है, कई बार प्रतिपक्ष के लोग भी आते हैं कि साहब वो जितना है उतने दिन चलाइए। अब उसमें दिक्कत 2 तरह की आती है। हम ऐसे कैसे कह दें कि केवल ये पक्ष नहीं चलाना चाहता, दूसरा पक्ष भी तो नहीं चलाना चाहता। और इसीलिए मैंने कई बार प्रतिपक्ष को ये सलाह दी कि बजाय इसके कि गर्भगृह में आप करके हल्ला मचाओ, हमको कार्रवाई नहीं करने दो, इससे बेहतर है कि उसको ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करो, हर अस्त्र के रूप में मत प्रयोग करो। आपका अधिकार है, राइट है वो, पर गर्भगृह में आकर के हल्ला मचाना, ये किसी भी विधायक का, किसी भी प्रतिपक्ष के लोगों का ये ब्रह्मास्त्र मैं इसको मानता हूं। इसको अंतिम तौर पर प्रयोग करो। आपके साथ बहुत सारे प्रावधान है जिसके भीतर आप वहीं खड़े होकर शाउटिंग कर सकते हो, बहिर्गमन कर सकते हो, बहिर्गमन करके लौट सकते हो, आप आ सकते हो, पर आप जोर ये दो कि विधानसभा चले, तो आप भी लगे रहते हो कि विधानसभा नहीं चले। तो स्वाभाविक है जो उस पक्ष में होगा तो चाहबे करेंगे, तो ठीक कर रहे हैं। तो जनता का परसेप्शन कई बार ये जाता है कि विधानसभा को नहीं चलाने में ज्यादा भूमिका प्रतिपक्ष की है, तो ये स्वाभाविक निकलता है, क्योंकि जिस तरह से हल्ला गुल्ला होता है। और मैंने यही कहा, मैंने 2 बातें कही वहां पर, हमको इस विधानसभा के भीतर हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमें संवाद की स्थिति कायम करना चाहिए, तभी हमारी बात शायद जा सकती है। और इस बार इसीलिए जब वो कह रहे थे कि वो 5 दिन का समय और 10 दिन का, तो मैं उनसे कहता हूं कि 5 दिन का मतलब हम कहते 20 दिन का कर दो विधानसभा। तो विधानसभा इसके लिए नहीं हो कि 11 बजे आप आओ, 11:30 बजे हल्ला करो, 12 बजे विधानसभा बंद करके हम कहते कल तक के लिए स्थगित, फिर आओ 20 दिन पूरा, इसके लिए विधानसभा नहीं होना। विधानसभा में समय, हम जो हमारा कामकाज है, हमारा जो बिजनेस है, उसके बारे में हम अपना तर्क रखे हम। तो 5 दिन भी सही, यदि 5 दिन में आपको 30 घंटे मिल रहा है, आप बढ़ाइए, हम 6 घंटे 15 घंटे और करते हैं, 45 घंटे एक बार चलाइए। तो इस बार अविश्वास प्रस्ताव हमने चला करके बता दिया, 12:40 रात तक चला दिया, सारे लोगों को बोलने का मौका दे दिया। हमने इसके बाद पूछा और कोई बचा है क्या, तो सबने कहा कि अब कोई नहीं बचा, बल्कि उल्टा ये हुआ कि कांग्रेस के 3 विधायक बचे थे जिनको बोलना था, तो कांग्रेस के लोग ही बहिर्गमन करके चले गए। तो हमने कहा कि अपने आदमी का बहिर्गमन क्यों करते हो भाई, सत्ता पक्ष का बहिर्गमन करो तो चलता है, कांग्रेस का विधायक बोल रहा है और उसी को तुम बहिर्गमन करके बाहर चले गए, तो मतलब इसका मतलब गंभीरता क्या है विधानसभा के बारे में आपकी। तो ये जो भाव है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें विधानसभा चले, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष की। यदि प्रतिपक्ष जिम्मेदारी से विधानसभा चलाना चाहता है तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को जवाबदेह बनाया जा सकता है, ये करने की आवश्यकता। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है गिरीश गौतम जी की, और वो जो बात कह रहे हैं वो भी यथार्थ से परे नहीं है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, उसमें देखा यह जाता है कि जैसे ही चर्चा शुरू होती है, हंगामे के साथ में कोशिश की जाती है कि चर्चा हो नहीं, सत्र तो है पर हो नहीं। पर आपसे जानना ये चाहता हूं मैं गिरीश जी, कि आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है? 3 स्तंभों पर बताया जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पर उसमें संसद की या विधानसभा की सर्वोच्चता बताते हैं।
और आज वो विधानसभा या संसद के सत्र को लेकर संकट है। आप अपनी बैठकों का ही हवाला दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि संविधान का हिस्सा बना दिया जाए, तो इसे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? लोकतंत्र को खतरा तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र केवल विधानसभा से नहीं चलती है जी। लोकतंत्र को बचाने का काम क्षेत्र या देश का मतदाता भी करता है। और कई बार लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने का सबक इस देश की जनता सिखा सकी है, चाहे वो 77 रहा हो, चाहे जब भी ऐसा अवसर आया है, जनता ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत करने का हमारे हाथों में काम है, हम उसको कमजोर नहीं होने देंगे। अब विधानसभा और लोकसभा के भीतर एक चीज है जी। मैं ऐसा मानता हूं कि आप किसी विधायक से सुनिए, किसी लोकसभा के सदस्य सुनिए, हमेशा जब वो बाहर मंच में भाषण करेगा तो ये कहेगा कि संसद या विधानसभा हमारे लिए मंदिर है जी। लोकतंत्र का मंदिर यदि कोई है तो विधानसभा या लोकसभा है, और वो अपने को पुजारी घोषित करता है, पर वहां पुजारी की भूमिका में रहता नहीं, इसलिए उसको विधानसभा के उस मंदिर को खरोच देता है वो, और अपेक्षा यही है कि उसके खरोच मत डालो उस मंदिर में, क्योंकि पुजारी की भूमिका में हो तो उसके संरक्षण की, उसे आस्था का केंद्र बनाए रखने की, उसे पूजा स्थल बनाए रखने की, उसमें हर व्यक्ति को जो चुन करके जाता है, चाहे जिस दल का हो, उसकी जिम्मेदारी होती है। ये सबको ख्याल करने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियों से समर्थन गिरीश जी की इस भावना का होना चाहिए कि जो तमाम विधायक और सांसद संसद और विधानसभा को मंदिर बताते हैं और उस मंदिर के अंदर दाखिल होकर जो दृश्य प्रस्तुत करते हैं उसके विषय में विचार होना चाहिए। अब हम बातचीत को आखिरी चरण की ओर लेकर चलते हैं, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर चलते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी, विधायक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी को कितना प्रभावित कर रही है? कितना अपने मतदाताओं से दूर हो गए आप या और नजदीक हो गए? नहीं, उसके तरीके हमने निकाल लिया जी। अभी मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर 15 या 16 दिन की साइकिल यात्रा कर दी जी। और पूरा छोड़ दिया, प्रोटोकॉल वापस कर दिया, गवर्नर को चिट्ठी लिख दी, चीफ मिनिस्टर को लिख दी, नेता प्रतिपक्ष को लिख दी, सीएस को लिख दी कि आज से ही मैं अपना प्रोटोकॉल छोड़ रहा हूं। अब मैं बतौर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर दौड़ कर रहा हूं, कोई प्रोटोकॉल हमको नहीं चाहिए। स्कूलों में रुकना, पंचायत भवन में रुकना, लोगों के घरों में रुकना, 15 दिन तक लगातार साइकिल से क्षेत्र का भ्रमण करता रहा, बतौर विधायक करता रहा। स्वाभाविक है, जो समस्याएं आती हैं मुख्यमंत्री को बुला करके और उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए आग्रह किया, उनने स्वीकार किया, तो मैं बतौर विधायक था वहां, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि एक जिम्मेदारी दी गई तो उससे उस जिम्मेदारी में ऐसा लगता कोई कमजोरी हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा बढ़ गई है। ये आपकी साइकिल की यात्रा की बड़ी चर्चा रहती है, थोड़ा बताइए तो सही, ये साइकिल का चयन आपने क्यों किया? आप इनोवा में भी कर सकते थे, नहीं, दो आप पैदल भी चल सकते थे, पैदल भी, आप बैलगाड़ी भी चल सकते थे, ये जो साइकिल आपने चुनी है क्यों चुनी है? उसके दो कारण है जी। पैदल भी चल चुका हूं जी। देवतला विधानसभा में एक बार 35 दिन की पैदल यात्रा की मैंने जी। तो पैदल यात्रा करने में जब 35 दिन की यात्रा की तो शायद जितना अपन कवरेज चाहते थे उतना हो नहीं पाया। बहुत जोर आप लगाओगे तो 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर, क्योंकि कई जगह सभा भी संबोधित करना, लोग ऐसा तो नहीं कि केवल चलते जाना है, कोई हम देवी दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं कि केवल सड़क में चलते जाना, अपने को लोगों से मिलना, बातचीत करना, समस्याओं का निराकरण करना, समाधान करना, तो 15, 18, 20 ज्यादा से ज्यादा होता था। और साइकिल से चलते हैं तो 40 किलोमीटर तक कवर करते हैं, और 40 किलोमीटर में पहले यदि 5 गांव करते थे तो अब हम 30 गांव करने लगे, 18। इसलिए साइकिल सबसे बेहतर व्यवस्था है, जिससे अच्छा लोग साथ में रहते हैं, जैसे 80-90 साइकिल वाले यात्री रहते हैं तो उससे पूरे कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां रुकना वो पूरी तैयारी करते हैं, सब करते हैं, रोकने की व्यवस्था करते हैं, फिर उनसे संवाद होता है, तमाम अधिकारियों को बुला लेते हैं, उनसे बातचीत होती है, बहुत सारे छोटे मोटे प्रकरण निकाल कर। इसलिए साइकिल चुनने का कोई विशेष कारण नहीं है, कोई ऐसा ज्यादा कवर हो जाए, क्षेत्र ज्यादा कवर हो जाए। पर आपने अपनी साइकिल यात्रा का जिक्र किया, हम बात भी आपके विधानसभा क्षेत्र में ही करना चाह रहे थे, पर इस समय एक और यात्रा चर्चाओं में है, तो उसको लेकर आपसे सवाल नहीं करेंगे तो थोड़ी जाती हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की पदयात्रा पिछले 4 महीने से सुर्खियों में है, कोई टिप्पणी, कोई आकलन उसके संदर्भ में आपका? अब उसके व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता, पर यात्रा के बारे में जरूर मैं करता हूँ जी। अब भारत जोड़ो है क्या, मैं ये जानता नहीं, जिसने भी यात्रा की है उसको फायदा हुआ है। भगवान राम ने फायदा की, यात्रा की, 14 साल तक किया, तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। हमारे शंकराचार्य ने यात्रा की तो 4 मठों की स्थापना करके इस धर्म क्षेत्र से पूरे भारत को बांध दिया। लाल कृष्ण अडवाणी यात्रा की, भाजपा को शीर्ष पर ले जाकर के सरकार में बैठा दिया। चंद्रशेखर ने पद यात्रा की, वो प्रधानमंत्री हो गए।
और जो भी पदयात्रा कर रहा है या जो चलता है, दो फायदा होता है। एक तो भौतिक शरीर को फायदा होता है और दूसरा राजनीति या समाज जिस क्षेत्र में वो काम करता है, राजनीति में करता है, समाज के क्षेत्र में करता है, धर्म के क्षेत्र में करता है, जिस क्षेत्र में करता है उसी क्षेत्र में वो फायदा उसको प्राप्त होता है। मैं ऐसा मानता हूँ। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है गिरीश गौतम जी की। एक ईमानदार टिप्पणी कैसे की जाती है इसकी मिसाल उन्होंने दी है। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर सवाल किया, वो ईमानदारी से कह रहे जो पदयात्रा करेगा, जो यात्रा करेगा उसे लाभ तो मिलेगा ही, किस रूप में मिलेगा इसके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन वापस थोड़ा सा विंध्य को लेकर बात कर लेते हैं। एक लंबे समय से विंध्य क्षेत्र अपनी उपेक्षा को लेकर बात उठाता है। अलग विंध्य प्रदेश के संदर्भ में मांग उठती रहती है, अलग अलग मंचों से यह बात आती रहती है। आप बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, सक्षम स्थितियों में हैं, विंध्य प्रदेश को लेकर क्या राय रखते हैं और उस दिशा में कोई कदम उठाने की इच्छा? विंध्य प्रदेश का विरोधी कोई नहीं हो सकता जी। कोई प्रदेश बने उसका विरोधी कौन हो सकता है? जब हमारे अटल जी ही नहीं थे, छोटे राज्यों की परिकल्पना करके उनने विचार किया कि विकास की ज्यादा गति देने का काम यदि हो सकता है तो छोटे राज्यों के माध्यम से ज्यादा हो, इसलिए छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया। विंध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ा सा दूसरी तरह की है। जैसे कई आंदोलन चल रहे हैं, एक 90 से शुरू हुआ, फिर और शुरू हुआ, इस तरह से कई मंचों से विंध्य प्रदेश की बात उठाई जा रही। अब एक नया आंदोलन शुरू हुआ है, हमें हमारा विंध्य वापस कर दीजिए, जमे हुए हैं वो। अब उसमें दो बातों का विचार करना है। हम हमारा विंध्य वापस हो, क्या वो विंध्य हमको वापस मिल सकता है? क्योंकि उसमें जो दिक्कत है, विंध्य प्रदेश में दतिया भी शामिल था, टीकमगढ़ भी शामिल था, नौगांव भी शामिल था, छतरपुर शामिल था। तो क्या आज वो विंध्य प्रदेश में आने को तैयार हैं? महाकौशल के लोग आने को तैयार नहीं हैं, अमरकंटक के लोग आने को तैयार नहीं हैं। तो हालत ये हो गई कि वो विंध्य प्रदेश केवल वो 4 जिलों के भीतर सिमटता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उससे एक असुविधा है। मेरा कहना यह था कि पहले तो सबसे बातचीत हो, पर बातचीत किसी से करेंगे तो कहीं हमारी थोड़ा सा नेतागिरी में, टीआरपी में कमजोरी ना आ जाए, इसलिए हमको बात किसी से नहीं करनी। और हम लगातार इस बात का प्रदर्शन करें कि हम ही विंध्य प्रदेश बनाने वाले हैं। शायद वही गड़बड़ हो रहा है। और आपने देखा होगा, शायद हरिभूम से ही मेरी बातचीत हुई थी, तो उसमें यह आया था कि उनने कह दिया कि नहीं, विंध्य प्रदेश की हमने शुरुआत की, किसी नहीं की। तो मैंने कहा नहीं कि शायद वो गलत कथन कर रहे हैं। हमारे पूर्ववर्ती स्पीकर पंडित श्रीनिवास तिवारी हुआ करते थे और उनने विधानसभा में एक संकल्प पारित कराया था विंध्य प्रदेश का, और ये वो गलत कह रहे हैं, पहले से ही संकल्प पारित है विधानसभा में। तब उनका फिर दूसरे दिन शायद कोई प्रेस आई, नहीं पास जरूर हुआ था, उसको भेजा नहीं था। तो जब मेरे सामने आया तो मैंने फिर जवाब दिया। हमने तारीख बताई कि 18/7 ये इस तारीख को ये पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने ये जो संकल्प पारित है इसको सेंटर को भेजा था। तो ये उनका कहना गलत है। तो ये किसी को ये कह करके कि नहीं उसने उसका कोई योगदान नहीं है, केवल सारा योगदान हमारा है, ये कह के कि शायद विंध्य प्रदेश बनाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने राजनीतिक मजबूत पाया खड़ा करने का काम कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि बनना है तो सबको एक साथ लेकर के चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सबको एक स्वर में बात करनी पड़ेगी। अब मैं आखिरी सवाल पर आता हूं। आप भोपाल से चलकर महाकौशल आए हैं। महाकौशल बड़ा महत्वपूर्ण अंचल है, जबलपुर का अपना एक इतिहास है, सेठ गोविंददास की कर्मभूमि रही है। इस क्षेत्र को इस बात की शिकायत रही है कि हुकूमत किसी की भी रही हो, पर उसकी प्राथमिकता में ये शहर नहीं रहता, ये इलाका नहीं रहता। इस शिकायत के संदर्भ में गिरीश गौतम जी कुछ कहेंगे? आज वो महाकौशल की धरती पर है, जबलपुर की धरती पर है, जबलपुर वासियों की, संस्कारधानी वासियों की इस शिकायत के संदर्भ में कोई नजरिया, कोई भविष्य के लिए उम्मीद? नहीं, भविष्य को तो भविष्य में छोड़ देना चाहिए जी। ये संस्कारधानी इसका ऐसे नाम थोड़ी पड़ा है जी। एक तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से फलित ये शहर है, उनका आशीर्वाद लगातार है। मां नर्मदा की परिक्रमा करके कितने लोगों का उद्धार हुआ वो यहाँ रहा, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई उपेक्षा हुई। और तीसरा ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जबलपुर से कभी भी मध्य प्रदेश की उपेक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा उपेक्षा नहीं की गई। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से हुए और बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री हुए, हमारे भाजपा के आने के बाद मंत्री हुए, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से हुए। कब उपेक्षा हुई इसकी? मैं ऐसा नहीं लगता कि कोई उपेक्षा हुई है। अब ये राजनीतिक जो आनुपातिक बैलेंस जो होता है वो कई बार दूसरे कारणों से
फिट नहीं हो पाते हम लोग, तब उसको हम उपेक्षा नहीं माने। और ऐसा भी मत मानिए कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मिल गया इसलिए मैं संतुष्टि प्रदान कर रहा हूं। जी मैं भी 15 साल तक लगातार कुछ नहीं था, जबकि संघर्षों के माध्यम से और रीवा की राजनीति को पलटने का काम यदि कोई किया था तो शायद मैं ही था या हमारी भारतीय जनता पार्टी ही थी। और संयोग देखिए, मैं भी कह सकता था। दो संयोग मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हम श्रीनिवास तिवारी जी से चुनाव लड़ते थे। जी बड़े आदर के साथ मैं नाम लेता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक राजनीतिक योद्धा था। जी उसका कोई मुकाबला हो नहीं सकता, कोई विकल्प भी नहीं हो सकता उसका। वो चूक कहां की उन्होंने, जिसके कारण उनको मुंह की खानी पड़ी। मैं कौन होता हूं, मैं छोटा सा आदमी कैसे हरा सकता था उनको। एक तपस्या त्याग से प्राप्त होने वाली ऊर्जा शक्ति का उपयोग हम कैसे करते हैं। ये चूंकि ये बिजली का क्षेत्र है यहाँ, इसलिए मैं उससे उदाहरण देता हूं। जी ये बिजली के तार आते हैं, नंगे तार से किसी को लगाओगे तो क्या होगा, करंट लगेगा, मर सकता है, घायल हो सकता है। जी ऊर्जा का प्रभाव ये जी। है। और उसी में फिलामेंट बल्ब लगा दो तो प्रकाश करेगा। तो ऊर्जा प्राप्त होने के बाद बल्ब लगा करके प्रकाश देने का काम करना चाहिए, नंगे तारों से किसी को करंट नहीं लगाना चाहिए। और शायद ये चूक हुई है, नहीं तो राजनीतिक योद्धा को तो कितने ऊंचे पर जाकर के खड़ा होना चाहिए। दूसरा एक संयोग मैं आपको बताऊं, मेरे उनके उम्र में 26 साल 7 महीने का फर्क है जी। और मैं जब 2003 में जीता तो 26,930 वोट से जीता। फिर दूसरा संयोग देखो, जब वो 68 साल के हुए तो स्पीकर हुए, और जब मैं 68 साल का हुआ तब मैं भी स्पीकर हुआ। तो ये संयोग ही है, की बात। शायद उनका आशीर्वाद हो मेरे ऊपर। जी हमारी राजनीतिक मतभेद रहे होंगे, हमने उनको हराया, सब कुछ किया। 3 बार चुनाव लड़े उनसे, जी 2 बार हारे। एक बार तो 294 से हारे, एक बार 1800 से हारे, और बाद में 26,930 वोट जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में एक चीज का स्थान नहीं होना चाहिए, मनभेद कतई नहीं होना चाहिए। मतभेद रखो, मतभेद विचारों के हो, नीतियों के हो, क्रियान्वयन के हो, विकास के हो, तमाम सारी चीजें। मनभेद से दुश्मनी पैदा होती। राजनीति में जिसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, खुले मन से अपने प्रतिद्वंदी रहे श्रीनिवास तिवारी की उपलब्धियों का बखान इस मंच से कर रहे हैं। यह परंपरा देश में, प्रदेश में कायम रहनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, उसे मनभेद तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी अपने इन मनोभावों को प्रदेश की विधानसभा में लागू कर पाएंगे और वहां पर कभी कभी जो अप्रिय दृश्य देखने को आते हैं उन्हें रोक पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें गिरीश गौतम जी का खुले मन से बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और आगे की कार्रवाई के लिए विनय जी आप। हरिभूमि के तमाम लोगों को, हमको जिसने बुलाया, उन सबको धन्यवाद करता हूं और संस्कार धानी के लोगों को भी प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों की भी खुले मन से सराहना, तो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले नीलेश द्विवेदी जी, बिजनेस हेड, उनसे निवेदन करूंगी कि पूर्व मंत्री शरद जैन जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। इसके साथ ही शशिकांत जी से निवेदन करूंगी कि दिनेश यादव जी, कांग्रेस नेता, उनका निवेदन करें। अच्छा, विधायक अशोक रोहाणी जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रमोद भारद्वाज सर, संपादक हरिभूमि भोपाल, से निवेदन करूंगी कि वो आए, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। विधायक अशोक रोहाणी जी के स्वागत के लिए रोहाणी जी। आईएनएच हरिभूमि ने हमेशा से निष्पक्ष पत्रकारिता की है। हमेशा सरोकार की पत्रकारिता करने वाले आईएनएच हरिभूमि का ये खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। जो अतिथिगण अभी अभी पधारे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। सबके हाथ में एक माइक दे दो। इसके बाद कार्यक्रम में जबलपुर की बात जनता के साथ
ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जबलपुर के जनप्रतिनिधि हमारे बीच मंच पर हैं। ये तीन ऊपर सबके हाथ। मैं अनुराग मालवीय जी और संजय साहू जी से यार सुनो, निवेदन नहीं, करूंगी ऊपर ही कि चारों जनता की बात जनप्रतिनिधियों के साथ करने के लिए आप मंच पर आएं और जो जनता के सवाल हैं, जो विधायकों के जवाब हैं, उन पर बात करें। देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, इससे उत्साह बना रहता है। संस्कारधानी जबलपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस बेड़ा घाट और उसके तट पर कलकल करती मां नर्मदा, जिसके पावन धरा पर आज हम पहुंचे हैं,